बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर को ही आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें आपने सीखा था वर्क क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर वर्क के डिफरेंट केसेस आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंट एंगल्स के लिए वर्क डिफरेंट होता है। और इसके बाद आपने आगे जो आज लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसमें आपने क्या करना है, किसी बॉडी को उठाना है, किसी बॉडी को उठा के आपने लेके जाना है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब दूसरा पॉइंट है जी बी पॉइंट, ठीक हो गया। अब आप डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं, और उसमें सबसे पहला पाथ है ये वाला जो मैंने आपके सामने ड्रा किया। इसे क्या लें जी, ये पाथ 1 है, ठीक हो गया। और दूसरा पाथ है ये वाला कि आप इधर भी अपवर्ड जाएं, फिर हॉरिजॉन्टल मूव करवा के बॉडी को यहाँ पे ले आएं। ये वाला आपका डेस्टिनेशन है जी, जहाँ पे आपने पहुँचना है, बी पॉइंट, ठीक हो गया। तो ज़मीन से इस पॉइंट की जो हाइट है उसको हम एज के साथ डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पे थर्ड पाथ होगा जी बेटा कर्व पाथ, ये वाला। ये कर्व पाथ क्या बता रहा है आपको, ये सेकंड और ये वाला थर्ड पाथ है। अब ये वर्क डन जो हम कर रहे हैं इस बॉडी को डिस्प्लेस करवाने में, इस बॉडी को जिसका मैस क्या है स्टूडेंट्स, m, इसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बात याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है, पहले इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये ग्रेविटी है, अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग में एक रीजन है जहाँ जहाँ पे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अगर आप किसी बॉडी को बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल अल्टीमेटली कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद डाउनवर्ड मूव कर जाता है। अगर आप उसको यहाँ तक फेंकेंगे जहाँ तक इसकी रेंज है, फिर भी वो बॉल वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो इस बाउंड्री से, इस रेंज से बाहर चली जाए तो वापस नहीं आती, ठीक है। वो रेंज कौन सी है, वो इन्फिनिट पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडीज़ पे नहीं लगती, ख़त्म हो जाती है, ठीक हो गया। अब लेकिन ये वो रेंज है जहाँ तक बॉडी को आप फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है। तो इस रीजन को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का। और याद रखिए हमेशा ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर। अगर यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन ज़मीन उसे कहाँ खींचती है, हमेशा नीचे ही खींचेगी, ठीक हो गया। तो ग्रेविटी की फोर्स याद रखिए हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती है और बॉडी के वेट के बराबर होती है। और वेट किसके बराबर होता है, mg, बॉडी का वज़न है, ये मैथ के हिसाब से होता है। अब डिफरेंट पाथ के ज़रिए इसको लेके जाएंगे और इसमें हम प्रूव करेंगे कि जो वर्क डन हम करते हैं बॉडी को डिस्प्लेस करवाने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, चाहे आप पाथ 1 से मूव करवा कर ले जाएं, चाहे पाथ 2 से मूव करवा कर ले जाएं, चाहे ए से बी जो कि कर्व पाथ है यहाँ से ले जाएं, वर्क डन सेम रहता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन पॉइंट्स को नाम दे लें ए बी, इसे सी कह लें और इसे डी कह लें। हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 डिफरेंट पाथ से जो वर्क आएगा। पहला है इसका पाथ 1, पाथ नंबर 1। पाथ 1 से वर्क निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो पाथ है ए डी बी। इसे रिजॉल्व कर लें 2 के अंदर। ए से डी तक जाएंगे आप और फिर डी से बी तक जाएंगे। इसे कह लें इक्वेशन नंबर 1। ए को तसल्ली से समझ लें, बाकी सारे स्टेप्स ऐसे उसमें हो जाएंगे वैसे के वैसे ही। तो पहले डिस्कस करेंगे जी ए से लेके डी तक। वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। इसमें फोर्स तो हमेशा होती है जी वेट के बराबर। वेट होता है एम जी बॉडी का। अब ये डिस्टेंस है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो ए से लेके डी तक है, और एंगल यहाँ पे है 90 डिग्री, कोस 90। वो कैसे, एंगल जब 90 है कोस 90 तो ज़ीरो होता है, तो यहाँ सारा वर्क डन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। वर्क डन ए टू डी, यहाँ से अंडरस्टैंड करें कैसे होता है ज़ीरो।
बॉडी को लेके जा रहे हैं आप लोग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर एक्स, और उसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पहले बताया था कि हमेशा डाउनवर्ड होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है, जो कि वेट है उसका mg है, डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग है और ये वेट डाउनवर्ड है वाई के अलोंग, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री फोर्स में, और डिस्प्लेसमेंट डी में डिस्प्लेसमेंट है ए से लेके डी तक, तो ज़ीरो हो जाएगा। अब अपवर्ड जाना है, जा तो अपवर्ड रहे हैं, इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रहा है, डी अपवर्ड है, बट फोर्स कहाँ पे अमल कर रही है बॉडी के ऊपर, वो बताया था कि हमेशा डाउनवर्ड होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसकी डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा 180 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं जो आपने केसेस डिस्कस किए थे अभी वर्क के लेक्चर नंबर 1 के अंदर, उसमें डिस्कस किया था कि अगर एक बॉडी को किसी मैस को आप मूव करवाएं डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे अमल कर रही है, वो तो हमेशा होती ही डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती ही डाउनवर्ड है, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ जो वर्क डन आएगा डी से बी तक, डी से बी तक, उसे कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, एफ डी कोस थीटा, फोर्स उसका वेट है, डिस्प्लेसमेंट उसका डी से बी तक है, और एंगल उसका 180 डिग्री, जो -1 होता है तो -mg, और डी से लेके बी तक वर्टिकल डिस्टेंस हाइट एच है mgh, तो वर्क डन डी टू बी ये -mgh के बराबर आ गया। अब फर्दर देखें तो टोटल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स टोटल वर्क जो पाथ 1 से हो रहा है ए डी बी तक, वो है जी 0 प्लस इंटू दूसरा वर्क क्या आया है -mgh, तो ये बन जाएगा -mgh, जो कि ए डी बी है, पाथ 1 से आ गया। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे पाथ 2 से, तो पाथ 2 वाला जो वर्क होगा वो भी सेम हमें रिजल्ट देगा। पाथ 2 पाथ है कौन सा, पाथ है जी ए सी और बी, ए सी बी, इसे भी स्प्लिट कर लें आप, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 2। पहले आप सॉल्व कर लें किसका, वर्क डन ए टू सी, ए टू सी का मतलब है कि आप अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड, तो सेम केस होगा, जाना अपवर्ड है यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है डाउनवर्ड, तो यहाँ भी एंगल क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं कि फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट h है, और एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है -mgh, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि पहले आप ये केस पढ़ चुके हैं ए टू सी। अब बात कर लेते हैं सी से बी तक, और आपके सामने है जी फिर से ये, अब बॉडी को सी से बी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे वेट किधर है डाउनवर्ड, और टुवर्ड्स राइट क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या होता है 0, सारा वर्क क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 becomes work done of path 2 ACB will be A to C is -mgh plus 0, तो ACB will be -mgh, ये आ गया टोटल वर्क डन पाथ 2 का। अब बात कर लेते हैं पाथ नंबर 3 की, कि पाथ 3 से वर्क डन जो निकाला जाएगा उसे हम किस तरह से
कैलकुलेट करते हैं टोटल। पाथ नंबर 3, याद रखिए ये पाथ है कर्व्ड। जब कर्व्ड पाथ है तो इस कर्व पाथ को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, ए से बी तक है, क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल। स्प्लिट कर लें इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर इसको तोड़ लें आप। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स में तोड़ेंगे तो जाहिर बात है इसमें क्या होगा, पहला स्टेप है डेल्टा x1, दूसरा है डेल्टा x2, लास्ट वन होगा डेल्टा xn। वर्टिकल स्टेप में पहला स्टेप है डेल्टा y1, दूसरा है डेल्टा y2। तो वर्क डन जो ए से लेके बी तक होगा, इसमें 2 कैटेगरीज के वर्क होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वर्टिकल स्टेप्स का होगा। इससे क्या लीजिए इक्वेशन नंबर 3। हॉरिजॉन्टल का जो वर्क है मुझे आप बताएं, यहाँ पे एंगल 190 डिग्री होता है, हॉरिजॉन्टल में 0 था। यहाँ भी देखें ज़रा, जैसे ही कोस 90 आएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ भी हॉरिजॉन्टल मूव किया था लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ भी आपने हॉरिजॉन्टल मूव किया लेफ़्ट टू राइट, तो दोनों में देखें ज़रा वर्क डन 0 हुआ है। तो आप जब सभी स्टेप्स की बात करेंगे x1, x2, x3, x ऑफ n तक, तो सारा हॉरिजॉन्टल वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप उसकी रीज़न यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री किस किस के दरमियान जी, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कौन सी है, यहाँ पे वेट है, और डिस्प्लेसमेंट जो आप हॉरिजॉन्टल कवर करवा रहे हैं उनमें एंगल 90 बनेगा, इसलिए वर्क डन जितना भी सभी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के लिए होगा वो 0 हो जाएगा। अब वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में एक स्टेप नहीं है बल्कि n नंबर ऑफ स्टेप्स तक आपने पूरे पाथ को डिवाइड किया होगा है, डेल्टा y1 से लेके डेल्टा yn तक। अब फर्स्ट के लिए एफ डी कॉस थीटा, थीटा तो सबके लिए 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं ना, जब ऊपर जा रहे होते हैं तो ऊपर जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स तो डाउनवर्ड ही है ना, एंगल सभी स्टेप्स का 180 डिग्री रहेगा। तो जाहिर बात है फिर क्या होगा, यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स भी सेम है और एंगल थीटा भी सेम है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो d1 पहला स्टेप, दूसरा है FD2 cos थीटा, और उसके बाद लास्ट वन क्या होगा, सम अप करते जाएं। फोर्स वही है ग्रेविटी की, डिस्प्लेसमेंट जो है वो nth इंटरवल का आ जाएगा, और साथ में cos थीटा वैसे का वैसे आ गया। वर्क डन आ गया वर्टिकल स्टेप्स का, F डेल्टा y1 cos ऑफ थीटा प्लस F डेल्टा y2 दूसरा स्टेप है जी, cos ऑफ थीटा प्लस चलते जाएं तो F डेल्टा yn nth वाला जो स्टेप है वो आ जाएगा। अब यहाँ से F और D क्या आ सकता है, सभी के साथ है F और cos थीटा, F और cos थीटा, F और cos थीटा, ये कॉमन आ जाएगा। वर्क डन ऑफ वर्टिकल स्टेप्स F cos थीटा कॉमन, बाकी क्या बचेगा, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा y ऑफ n। अब फर्दर अगर इसे हम गौर से देखें तो इसमें क्या चीज़ आप पुट कर सकते हैं, वर्क डन ऑफ वर्टिकल स्टेप्स, फोर्स तो वेट के बराबर है दैट इज़ mg, एंगल है 180 डिग्री सभी के लिए, और ये जो डेल्टा y1 है, y2, yn है, ये सभी अगर आप देखें तो वर्टिकल स्टेप्स जिनको आप ऐड अप करें तो ये हाइट एज के बराबर ही बन जाएंगे, यानी कि ये छोटा सा स्टेप है, ये भी छोटा सा, ये भी छोटा सा, जमा करते जाओ लास्ट तक तो हाइट एज के बराबर आ जाएंगे। इससे हम हाइट एज क्या लेते हैं, कोस 180 क्या होता है, -1 माइनस mg वैसे का वैसे और एच वैसे का वैसे। लेकिन जी वर्टिकल स्टेप्स का भी वर्क आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क डन आ जाएगा और इसमें वर्टिकल स्टेप्स का भी वर्क डन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 मॉडिफाई हो चुकी है। थ्री बिकम्स
total work done from A to B point by using third path will be equal to 0 प्लस इंटू माइनस mgh। ये देखिए वर्टिकल स्टेप्स का माइनस mgh आ गया, वर्टिकल का माइनस mgh, बाकी का 0। तो आपने गौर से अभी सारे स्टेप्स देखे हैं, तीनों पाथ में जो वर्क डन आता है वो सेम है। पहले पाथ का देख लीजिए ACB का, बल्कि ये है पहला पाथ ADB, जो क्या आया था जी, इसे कह लें कोई ये नंबर स्मॉल a माइनस mgh। दूसरे पाथ का ACB का भी वर्क डन क्या आया, माइनस mgh, इसे कह लें आप b इक्वेशन स्मॉल b। इसी तरह थर्ड पाथ का जो आया है वर्क वो भी क्या आया, माइनस mgh, इसे c कह लें। इसका आप रिजल्ट यहाँ मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस a b and c it is clear that work done by gravitational field is independent of path followed। पाथ आपने फॉलो किए हैं उस पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स इंडिपेंडेंट है उससे। तो ऐसा फील्ड जिसमें वर्क करें, ऐसा फील्ड जिसमें आप वर्क करें और वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। इस तरह से यहाँ पे आपने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड की एक डेफिनेशन तो ये हो गई। एक और है कि अगर आप किसी फील्ड के अंदर वर्क करें और वो वर्क बेटे क्लोज पाथ में 0 आ जाए, यानी कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ वो 0 आ जाए। अच्छा, अब हम इन अ क्लोज्ड पाथ को यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि इजीली वो सारी बातें मैं बार बार रेज कर सकूं। अब देखिए क्लोज पाथ में जो वर्क होता है बेटे वो भी 0 आता है ग्रेविटेशनल फील्ड में। वो किस तरह से आता है वो आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। यहाँ से आपने उठाया बॉडी को, आप यहाँ से ले गए उसको यहाँ तक B पॉइंट तक, A से B। पहला पाथ जो आपने यहाँ पे एडॉप्ट किया था वो ये था, दूसरा पाथ ये था, और जो थर्ड पाथ था वो था ये कर्व पाथ। इधर से इसको C और इसको D कहा था। अब क्लोज पाथ में वर्क डन का मतलब क्या होता है जी, वर्क डन का मतलब है क्लोज पाथ में आप A D B और वापस A पे आ जाएं, ये पहला पाथ है। दूसरा कौन सा है, A C B वापस A पे आ जाएं। दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं जी। अब थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है कि आप A C B D वापस A पे आ जाएं, और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, A D B C वापस A पे आ जाए। क्लोज पाथ का मतलब आपने समझना है अच्छे से कि जहाँ से आपने पॉइंट को स्टार्ट किया हुआ है ना, अब जहाँ से मर्जी घूम घुमा के आपने वहाँ पे वापस आना होता है। इसे हम कहते हैं क्लोज पाथ। ओके, तो वर्क डन A D, या आप कह लें पहले A C B D A, वर्क डन फ्रॉम A to D plus work done D to B plus work done B to C plus work done C to A। लें जी,
इन्हें आप सभी को ऐड करके बताएं ज़रा कैसे आता है। ए से डी तक क्या आएगा 0, क्योंकि आपको पता है अभी आपने अच्छे से समझा है लेक्चर 1 में भी, अभी लेक्चर 2 के अंदर भी, कि ये ए से डी तक जो होता है ना, ये 0 होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, ऊपर जा रहे हैं ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वर्क डन नेगेटिव होगा और माइनस एम जी एच होगा। यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस एम जी एच। ओके, अब बी से सी तक फिर चाहे आप इधर को मूव करें चाहे आप इधर को मूव करें, मतलब है कि आपकी मोशन तो हॉरिजॉन्टल है ना ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे एंगल हमेशा 90 ही रहेगा, तो फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा प्लस। ये वापिस आ रहे हो ना आप, तो फील्ड फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी डाउनवर्ड है, आप भी नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, तो दोनों में एंगल 0 हो जाएगा, यानी कि आप सेम डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो फिर एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ प्लस का एम जी एच आ जाएगा ना, तो ये माइनस का एम जी एच प्लस का, तो वर्क डन देखें क्लोज पाथ में आपके सामने वो 0 आ चुका है। इसी तरह मैं एक और पाथ लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। शॉर्ट पाथ ले लें, ए डी बी ए, वर्क डन ए डी बी ए से डी तक 0, डी से बी तक माइनस एम जी एच, ठीक है जी। उसके बाद फिर बी से डी ए तक वापस आएंगे तो प्लस का एम जी एच होगा। अगर आप ऊपर जाते हैं जैसे आपने टॉपिक में डिस्कस किया था अभी अभी, ये देखें ज़रा, आप ऊपर गए थे ना, यहाँ पे ऊपर गए थे तो माइनस एम जी एच आया था, ये देखिए ऊपर गए थे तो माइनस एम जी एच। अगर आप नीचे आएंगे तो इधर से बी से ए तक तो प्लस का एम जी एच, ये भी कैंसिल हो के देखिए ये टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इधर भी 0, ए डी बी ए। इसी तरह बेटे मैंने 2 पाथ आपको करवा दिए, एज अ प्रैक्टिस आप जितने मर्जी पाथ यहाँ पे लेके, चाहे आप पहले ऊपर जाएं बाद में नीचे आएँ, या पहले नीचे की तरफ से कवर करें डिस्प्लेसमेंट बाद में ऊपर जाएं, जिस तरह मर्जी करें, तो वर्क डन क्लोज पाथ में हमेशा 0 ही रहेगा। तो ऐसा फील्ड अब आप डिफाइन खुद से कर सकते हैं इसको, ऐसा फील्ड जिसमें क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो जाए उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और एक और बात है, ऐसा फील्ड जिसमें आप वर्क करें और वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो उसे भी कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा होता है, ऐसा फील्ड जो कि पाथ पे जिसमें वर्क करो तो डिपेंड करे, या कह लें कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो नहीं होता, या कह लें कि डिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो होता है, उसे कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स बच्चे कंफ्यूज करते हैं जी, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बेटा, ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है ना, देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, एक तो है कंजर्वेटिव फील्ड, एक है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, 2 टर्म ये हो गई हैं। अब इनको पता है आपको, अभी एक्सप्लेन किया कि जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो हो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और जिसमें वर्क डन डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलो हो उसे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ओके, और जिसमें कंजर्वेटिव फील्ड में एक और डेफिनेशन भी आ जाती है कि क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो वो कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसमें क्लोज पाथ में वर्क डन 0 ना हो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, सब डज नॉट का वर्ड आएगा डेफिनेशन में, ये नॉन कंजर्वेटिव की बन जाएगी। अब 2 टर्म्स और भी आती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये 2 फोर्सेस होती हैं जी। अच्छा, आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, पहले बताऊं उर्दू में कि ऐसी फोर्स जिससे आप वर्क करें और वो पाथ पे डिपेंड ना करे उसे कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, और ऐसी फोर्स जिससे आप वर्क करें और वो पाथ पे डिपेंड करे उसे कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसे प्रॉपर डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स बाय विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। आप राइट करते रहें साथ साथ, रजिस्टर पास रखा करें, बॉल पॉइंट भी। द फोर्स बाय विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों क्या हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव में वही बात आ गई फिर कि आप डज नॉट का वर्ड यूज़ कर लें। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होगी, द फोर्स बाय विच वर्क डन इज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो,
इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या कह लें डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके बाद अब कह सकते हैं दूसरी टर्म में जिसमें वर्क डन क्लोज पाथ में करें और वो ज़ीरो ना आए, ऐसी फोर्स जिससे वर्क करें और वो क्लोज पाथ में वर्क ज़ीरो ना आए, वो होगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल में क्या आएगा जी, फ्रिक्शनल फोर्स। देखा ना, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि अगर एक पाथ स्मूथ है वहाँ पे फोर्स कम ऑफर होती है। अगर रफ कोई पाथ है तो रफ पाथ में अगर आप किसी बॉडी को मूव करवा के लेके जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है ऑपोजिशन भी क्या होगी, ज़्यादा ऑफर होगी, या फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है वर्क डन किसका प्रोडक्ट होता है, एफ और डी। या फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाएगी। ओके जी, उम्मीद है आपको लेक्चर बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, आप ये ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन है इसको अच्छे से रेडी करना है आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।